और हम एक फ़र्स्ट टेक्निक जो है इंस्पेक्शन अब्डोमिनल और अब्डोमिनल इंस्पेक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख लेते हैं। क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे एब्डोमिनल में, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एब्डोमिनल हेल्थ असेसमेंट के पेपर में राइट डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट होता है और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है। और अगर हम आगे रीजन की बात करें तो अब्डोमिनल रीजन जो होते हैं वो 9 होते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, राइट लंबर रीजन होता है, लेफ्ट लंबर रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है, राइट इलियक रीजन है, लेफ्ट इलियक रीजन है और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। हेल्थ असेसमेंट में हमें सबसे पहले एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी भी पेशेंट की असेसमेंट करते हैं उससे पहले, जैसे हम जितनी ही हमारे लिए एब्डोमिनल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानना इंपॉर्टेंट है, इतना ही हमारे लिए ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे एब्डोमिनल में कौन से ऑर्गन हैं जो सॉलिड विसरा होते हैं और कौन से होते हैं जो होलो होते हैं। ये हमें असेसमेंट में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू बेट्स एंड वेबर बुक, जो कि रेफरेंस में आती है किसकी, यूएचएस के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग। उन बुक में भी इनको एक्सप्लेन किया गया है, देन आगे हेल्थ असेसमेंट में मूव किया गया। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जो सॉलिड विसरा हैं, कौन से होलो हैं, फिर देन हम हेल्थ असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होलो विसरा में लीवर आता है। होलो विसरा ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो फर्म होते हैं, सॉलिड होते हैं। हम इजी टू रिमेंबर ये हो सकता है, अगर आसान तरीके से याद किया जाए तो ये भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड विसरा वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि अंदर से फिल होते हैं, और होलो विसरा में वो ऑर्गन्स आते हैं जो अंदर से क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। जैसे कि स्टमक अंदर से एम्प्टी है, हम लोग खाना खाते हैं तभी वो फिल होता है, पहले तो वो एम्प्टी होता है ना। इनको याद रखने का तरीका अब देखते हैं कौन से ऑर्गन सॉलिड विसरा में आते हैं। सबसे पहले तो लीवर आता है, पैनक्रियाज आता है, स्प्लीन है, किडनीज हैं और यूट्रस है। और होलो विसरा में जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें स्टमक है, गैल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन है और यूरिनरी ब्लैडर है। अब इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जो हमें इनको हेल्थ असेसमेंट में असेस करने में इनकी हेल्प करेगी। लीवर क्या होता है, लीवर एक लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन होता है। एक बात को हमेशा याद रखो, हेल्थ असेसमेंट किसी भी ऑर्गन की हो, किसी भी सिस्टम की हो, हमें उस सिस्टम की हेल्थ असेसमेंट से पहले उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पहले बता रही हूँ। लीवर जो होता है ना, लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो कि कहाँ पर होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। कहाँ पर, राइट अपर क्वाड्रेंट में। अब लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लीवर लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कहाँ पर होता है, डायाफ्राम के जस्ट बिलो राइट अपर क्वाड्रेंट में। और ये ना 4 लूप से मिलकर बना था, जो कि 4 लूप से बना होता है। बहुत से लोगों में ना लीवर एक्सटेंडेड होता है जस्ट बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन, वेयर इट में बी पाल्पेटेड, जहाँ पर वो पाल्पेटेड हो सकता है। अगर यहाँ पर लीवर पाल्पेट हो रहा है तो वो क्या है, नॉर्मलिटी में आ गया। देखिए हमने इसकी नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ी तो हमें एक हेल्थ असेसमेंट की इंपॉर्टेंट नॉर्मेलिटी पता चल गई है, नॉर्मल फाइंडिंग पता चल गई है। आगे हमारे पास है पैनक्रियाज होता है ना, वो स्टमक के बिहाइंड होता है। कहाँ पर, अपर अब्डोमेन में ना, डीप होता है और नॉर्मली ये पाल्पेबल नहीं होता। देखिए हमें अब पता चल गया कि पैनक्रियाज, अगर हमारी असेसमेंट, हम जब पेशेंट की असेसमेंट करेंगे, अगर पैनक्रियाज पाल्पेट हो रहा है तो इसका मतलब, पैल्पेबल हो रही है तो इसका मतलब क्या है पाल्पेशन के दौरान, कि वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि पैनक्रियाज नॉर्मली पाल्पेबल नहीं होती। ये लॉन्ग ग्लैंड एक्सटेंडेड अक्रॉस द एब्डोमेन फ्रॉम, कहाँ पर, राइट अपर क्वाड्रेंट टू लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट तक फैली होती है। आगे स्प्लीन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। कहाँ पे होती है, अबोव द लेफ्ट किडनी जस्ट बिलो द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 9th 10th एंड 11th रिब्स। कहाँ तक होती है, 7 सेंटीमीटर की होती है, जस्ट बिलो द डायफ्राम होती है एट द लेवल ऑफ 9th 10th और 11th रिब्स। जिस सॉफ्ट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसका, नॉर्मली ये भी पैल्पेबल नहीं होती। अब याद रखना है, असेसमेंट में इन चीज़ों ने हेल्प करनी है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होते हैं। पैनक्रियाज पैल्पेबल नहीं होती, स्प्लीन भी पैल्पेबल नहीं होती। इन सम हेल्थी क्लाइंट्स में लोअर टिप्स कैन बी फेल्ट बिलो द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन्स। आगे हमारे पास है किडनी। हमने सबसे पहले जो हमारे पास सॉलिड विजर ऑर्गन है उनमें लीवर को पढ़ा, फिर पैनक्रियाज को पढ़ा, स्प्लीन को पढ़ा। हम इन सब ऑर्गन्स की हेल्थ असेसमेंट को भी पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास है किडनी है, फिर यूट्रस है।
किडनी क्या होती है, किडनी आर लोकेटेड हाई एंड डीप अंडर द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम के अंडर डीप होती है और डायाफ्राम के ऊपर हाईली लोकेटेड होती है। कंसिडर्ड पोस्टीरियर ऑर्गन, इसे ना पोस्टीरियर ऑर्गन कहा जाता है, मतलब पीछे की तरफ, हमारी बैक पे है, ये पीछे की तरफ है, इस वजह से इसे पोस्टीरियर ऑर्गन कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली विद द लेवल ऑफ ये T12, मतलब कि जो हमारी रिब्स है T12 और लंबर 3 वर्टिब्रा के लेवल पर होती है। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्राई की 12वीं थोरैसिक वर्टिब्राई से लेके कह सकते हैं कि लंबर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक ये होती है। किडनीज होती हैं पोस्टीरियरली होती हैं, ठीक है, अंडर द डायाफ्राम। और जो टॉप होता है दोनों किडनीज का, वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, पोस्टीरियर रिब केज। जो पोस्टीरियर रिब केज होती है, मतलब पसलियाँ का ढांचा होता है, वो प्रोटेक्ट करता है किडनीज को। किडनीज होते हैं ना, वो टेंडरनेस होती है, इज बेस्ट असेस्ड एट द कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। हाँ, आप देखिए यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि हम लोग किडनी को कहाँ पर असेस कर सकते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल से असेस कर सकते हैं। राइट किडनी इज पोजीशन स्लाइटली लोअर, बिकॉज जो राइट किडनी होती है ना, वो स्लाइटली लोअर होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ लीवर की पोजीशन की वजह से। अब एक और एमसीक्यू होता है कि राइट किडनी पोजीशन स्लाइटली लोअर बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ लीवर। देयरफॉर इन समथिंग थिन क्लाइंट्स, जो कुछ ऐसे पतले क्लाइंट्स होते हैं जिनमें बॉटम पोर्शन होता है ना राइट किडनी का, में भी पालपेटेड होता है इंटीरियरली। अब यहाँ पे भी याद रखना है कि किडनी पालपेबल नहीं होती, पालपेट करने पे हमें फील नहीं होती, पालपेटेड नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे पतले क्लाइंट्स होते हैं उनमें इंटीरियरली किडनी पालपेटेड होती है। आगे हमारे पास है होलोविजरा। होलोविजरा में सबसे पहले हमारे पास स्टमक है, फिर गैल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्लोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और यूरिनरी ब्लैडर है। जो स्टमक होता है ना, अब्डोमिनल कैविटी बिगन्स विद स्टमक, इट इज़ डिस्टेंसिबल फ्लास्क लाइक ऑर्गन। ये कहाँ पर होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम बिटवीन द लीवर एंड स्प्लीन। अब याद रखना स्टमक की लोकेशन क्या है, क्योंकि हम लोगों को लोकेशन पता होगी तो हम किसी भी ऑर्गन को असेस कर सकते हैं। असेसमेंट तो हम तभी करेंगे ना जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी। तो स्टमक की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट बिलो होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, लीवर और स्प्लीन के दरमियान में। द स्टमक इज़ नॉट यूजुअली पैल्पेबल, स्टमक आमतौर पर पैल्पेबल नहीं होता। आगे हमारे पास है गैल ब्लैडर, जो कि मस्कुलर सैक का अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। गैल ब्लैडर कहाँ पर होता है, नियर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, मतलब लीवर की बैक साइड पे पोस्टीरियर सरफेस के नियर होता है गैल ब्लैडर। टू द मिड क्लेवियर लाइन, लेटर टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये भी नॉर्मली पैल्पेटेड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गैल ब्लैडर एंड द लीवर, क्योंकि गैल ब्लैडर और लीवर के दरमियान में डिफरेंस फाइंड करना असेसमेंट के दौरान मुश्किल होता है। इसलिए कहा कि गैल ब्लैडर क्या होता है, नॉर्मली पैल्पेबल होता ही नहीं है, क्योंकि ये लीवर की बिल्कुल बैक साइड पे होता है, पोस्टीरियरली बैक साइड पे होता है। तो जब हम लोग असेस कर रहे होते हैं ना, तो लीवर में और गैल ब्लैडर में क्या होता है, कंफ्यूज होती है नर्स के, वो लीवर और गैल ब्लैडर को डिफरेंस नहीं कर पाती। आगे हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, एक्चुअली लॉन्गेस्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक का, क्योंकि ये 7 मीटर लॉन्ग है अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर भी एक एमसीक्यू है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक का, क्योंकि ये 7 मीटर लॉन्ग होता है, बट इज़ नेम्ड फॉर स्मॉल डायामीटर, क्योंकि इसका डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है, इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर होता है, लाइज कोलाइड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट में, मतलब ये पूरे 4 क्वाड्रेंट में है अब्डोमेन के, और ये भी नॉर्मली पैल्पेटेड नहीं है। आगे हमारे पास कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन है, जिनका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, अब और 1.4 मीटर लॉन्ग होता है ये। और ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और जो कलोन होता है वो 3 मेजर सेक्शन से मिलके बना होता है, जिसमें असेंडिंग, ट्रांसफ़र और डिसेंडिंग कलोन्स आते हैं, सिग्मोइड कलोन होते हैं। इस ऑफन ये जब हम लोग असेसमेंट करते हैं ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन ना हमें फर्म स्ट्रक्चर की तरह फील होता है। जब हम लोग पाल्पेशन करते हैं तो पाल्पेशन में लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल एक फर्म स्ट्रक्चर की तरह फील हो रहा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर जो होता है ना, ये एक कहाँ पर होता है,
पबिक बोन के बिहाइंड होता है, मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन की बिल्कुल मिड लाइन में ना जो यूराइनरी ब्लैडर होता है ना, एब्डोमेन की बिल्कुल, आप यहाँ से डायग्राम में दे सकते हैं कि एब्डोमेन की बिल्कुल मिड लाइन में होता है। कहाँ पे होता है? पबिक बोन के बिल्कुल ऊपर एब्डोमेन के मिड लाइन में यूराइनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बुक में एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स एनुअल में अक्सर आता है, हेल्थ आता होता था, रिपीट क्वेश्चन है, सप्ली में भी बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या कौन से हैं और उनमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, हेल्थ असेसमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अपर क्वाड्रेंट, जो मैंने आपको ऊपर ही बताए थे क्वाड्रेंट्स के नेम के, राइट अपर क्वाड्रेंट्स होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स होता है। अब आपने इन अच्छे से याद रखने के कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन आ रहे हैं। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में स्कैंटिंग और ट्रांसवर्स कोलोन आता है, ड्यूडेनम आता है, गैल ब्लैडर आता है, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है, पाइलोरस आता है और राइट एडिनल ग्लैंड्स आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन्स आते हैं। राइट किडनी कहाँ पे आ रही है? राइट अपर क्वाड्रेंट में। राइट यूरिटर कहाँ पे आ रही है? इसमें कुछ चीज़ें आपको बिना याद किए भी आपको याद रह सकते हैं, जैसे कि राइट अपर क्वाड्रेंट है तो राइट साइड पे इसमें राइट किडनी तो आएगी, तो किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड होता है तो वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट में आएगा। तो किडनी से रिलेटेड यूट्रस है, यूरिटर है, तो राइट यूरिटर भी राइट अपर क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो और हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन और लीवर पैनक्रियाज भी राइट अपर क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह अगर हम याद रखें दूसरा कि जैसे राइट किडनी राइट अपर क्वाड्रेंट में थी, इसी तरह लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लेफ्ट किडनी आएगी और लेफ्ट एडिनल ग्लैंड्स आएंगे, स्प्लीन आएगी, वहाँ पे स्प्लीन, वहाँ पे पैनक्रियाज की बॉडी आती है, यहाँ पे पैनक्रियाज की टेल। आगे हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में देखिए लेफ्ट किडनी आएगी, लेफ्ट एडिनल ग्लैंड्स आएंगे, लेफ्ट यूरिटर आएंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे समझ कर ही याद रह जाएंगी। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या आ रहा था? पेनक्रियाज आ रही थी, उसका हेड आ रहा था, मतलब लेफ्ट साइड पे क्या होगी? उसकी टेल होगी। ठीक है, स्प्लीन आएगी, वहाँ पर हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन आती है राइट अपर क्वाड्रेंट में, और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन आती है। याद रखना, स्प्लीन स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। आगे हमारे पास है राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट में ना अपेंडिक्स आती है, ये तो सबको ही पता होता है कि राइट साइड लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स है। असेंडिंग कोलोन आता है, काइकम आती है, वही राइट किडनी जो राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो उसका लोअर पोर्शन कहाँ आएगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह राइट ओवरी ट्यूब और राइट यूरिटर का लोअर पोर्शन कहाँ आएगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। राइट स्पर्मेटिक कोड कहाँ आएगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। आगे हमारे पास लेफ्ट स्पर्मेटिक कोड। आगे हमारे पास है कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या आएगा? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हमें पता है कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लेफ्ट किडनी आ रही थी, तो लेफ्ट यूरिटर आ रहा था, तो जाहिर है वो लेफ्ट यूरिटर का लोअर पोर्शन और लेफ्ट किडनी का लोअर पोर्शन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मिड लाइन में ब्लैडर, यूट्रस और प्रोस्टेट ग्लैंड आएंगे। आपने इनको अच्छे से याद रखना है कि क्वाड्रेंट्स के नेम्स को और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ असेसमेंट का क्वेश्चन है। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हेल्थ असेसमेंट के में बताया था कि हम लोगों ने असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हेल्थ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो अगर हम लोग अब्डोमिनल की हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों ने अब्डोमिनल की हेल्थ से रिलेटेड जीआई सिस्टम से प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने हेल्थ हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने हैं। इस वजह से हम हेल्थ हिस्ट्री के क्वेश्चन तो तभी पूछेंगे ना जब हमें प्रॉब्लम्स पता होंगी जीआई सिस्टम की, तो हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। अब जीआई सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली? जीआई एब्डोमिनल पेन जो कि विजरल हो सकती है, पैरिटल और रेफर्ड हो सकती है, इनडाइजेशन खाना हजम ना होना, नोजिया वोमिटिंग दिल खराब होना और उल्टियाँ आना, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। कोई पेशेंट है जो बिल्कुल भी भूख नहीं, समटाइम पेशेंट आते हैं उन्हें कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट उन्हें कहते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही होती, कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता उनका, एनोरेक्सिया के पेशेंट हैं। बोवल एलिमिनेशन मतलब कुछ पेशेंट होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज का मसला होता है, और कुछ पेशेंट है डायरिया जिनको लूज मोशन का मसला होता है। जॉन्डिस जिसको
येलोइंग ऑफ द योर स्किन, उनकी स्किन येलो होगी, उनकी आंखें बिल्कुल वाइट फेद हो सकती हैं या फिर पीली हो सकती हैं। ईची स्किन होगी उनकी, मतलब ऐसे जैसे खारिश करने के बाद होती है ना ईची स्किन, वैसी डार्क यूरिन होगा उनका। ये क्या है, जीआई प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आ गया हुआ है पेपर में, आपने इनको भी अच्छे से पढ़ना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? कोई पेशेंट है, अगर हम किसी पेशेंट की हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें पता होने चाहिए कि कहाँ पर क्या नाम है, उनको पहले कोई डिसऑर्डर रह चुका है कि नहीं रह चुका। इससे हमें हेल्थ असेसमेंट की नॉर्मल फाइंडिंग और एब्नॉर्मल फाइंडिंग को फाइंड करने में हेल्प होगी। या अब कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर? सबसे पहले अल्सर है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज है। अल्सर जिसमें स्टमक में ना टीयर डिवेलप हो जाती है, कह सकते हैं कि सुराख वगैरह डिवेलप हो जाते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज होती है जिसमें गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो एसोफेगस की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ, इसे रिफ्लेक्स गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल डिजीज़ में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह सब कुछ होता है। पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। गैल ब्लैडर और लीवर डिजीज़ हो सकती है। डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। अपेंडिक्टाइटिस मतलब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। वायरल और हेपेटाइटिस हो सकती है। ये सारे डिसऑर्डर्स हमें पता होने चाहिए। हमने हेल्थ हिस्ट्री में इनके बारे में क्लाइंट से पूछना होता है हेल्थ असेसमेंट करने से पहले कि आपको ये डिसऑर्डर हैं कि नहीं थे। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे साइन मार्क किए गए हैं कि कौन सी डिसऑर्डर में कहाँ पर पेन होती है। जैसे देखिए, पेप्टिक अल्सर पेन यूजुअली अकर इन द प्रिसाइज लोकेशन बिलो द स्टर्नम। स्टर्नम के बिलो अगर किसी पेशेंट को पेन हो रही है ना, तो वो हो सकता है कि उसको पेप्टिक अल्सर की वजह से हो। और इसी तरह सारे डिसऑर्डर के मार्क किए गए हैं। पेल्विक ऑर्गन इन्फ्लेमेशन अगर वुमेन ओनली, बर्निंग पेन तो यहाँ पर होगी। ओवरियन पेन, डीप पेन विद द पेल्विस कैन बी ट्रिगर्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पर होगी। आगे यहाँ पर यह हेल्थ असेसमेंट के फाइंडिंग में हेल्प करते हैं आपको कि यहाँ पर पेन है तो इसको क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग हेल्थ असेसमेंट करें अब्डोमिनल की तो हमें कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है और क्लाइंट की प्रिपेयरिंग द क्लाइंट हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि क्लाइंट को सबसे पहले कहना होता है कि वो यूरिन वगैरह पास कर ले, ताकि ब्लडर एम्प्टी होना चाहिए असेसमेंट से पहले, क्योंकि अगर ब्लडर एम्प्टी नहीं होगा तो वो असेसमेंट में इंटरफेयर करेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे वहाँ पर जब हम लोग एब्डोमिनल असेस करेंगे, पालपेट करेंगे तो हमें नर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसको कोई टेंडरनेस है या फिर इनर इन्फ्लेमेशन है या फिर स्वेलिंग है या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनके यूरिन एक्यूमुलेट हुआ होता है। इस वजह से ज़रूरी है कि एम्प्टी ब्लडर हो। तो दूसरा स्टेप इसका ये है कि हमने क्लाइंट को स्पाइन पोजीशन में फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने ब्लडर एम्प्टी करने के लिए क्लाइंट को कहना है कि यूरिन पास कर ले। सेकंड स्टेप ये होता है कि उसके क्लोथ चेंज करा के हमने उसको गोन पहनानी होती है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि उसको स्पाइन पोजीशन में कंफर्टेबल, मतलब स्पाइन पोजीशन में कंफर्टेबल करना है, लिटा देना है। और एक पिलो क्लाइंट के हेड के नीचे रखना है, हेड का, और दूसरा पिलो उसके नी के नीचे रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लाइंट से पूछना होता है कि अगर पिलो ना हो तो हम लोग नी के नीचे एक ब्लैंकेट को रोल्ड करके भी रख सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि कहीं आपको पहले से अब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह या फिर कोई टेंडर एरिया है कि नहीं, यहाँ पर कहीं पर आपको पेन फील है। तो आपने इसको चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर क्लाइंट बोलेगा कि मेरे कहीं पर भी पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पर पेन है, यहाँ पर टेंडरनेस है पहले से, तो आपने उस एरिया को लास्ट में असेस करना है, पहले कभी भी असेस नहीं करना उस एरिया को। बिफोर टचिंग द एब्डोमेन आस्क द क्लाइंट, उसके एब्डोमेन को टच करने से पहले क्लाइंट से पूछ लेना, आस्क द क्लाइंट अबाउट पेनफुल और टेंडर एरिया। दिस एरिया शुड ऑलवेज बी असेस्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने कौन कौन से स्टेप बोले हैं प्रिपेयरिंग द क्लाइंट। सबसे पहले तो क्लाइंट को क्या करना है कि एम्प्टी, उसको यूरिन पास करने के लिए कहना है, क्योंकि द ब्लडर शुड बी एम्प्टी बिफोर बिगनिंग द एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है कि क्लाइंट को गोन पहनानी है, उसके कपड़े चेंज करने हैं। उसके बाद क्या करना है, रिमूव क्लोथ एंड पुट ऑन द गोन पहनानी है। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होता है, उसको स्पाइन पोजीशन में कंफर्टेबल करना है। हेड के नीचे एक पिलो रखना है और एक नी के नीचे पिलो रखना है। अगर पिलो अवेलेबल नहीं होगा
तो ब्लैंकेट को रोल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद उसको पूछना है कि अगर आपको कहीं पर पेन है कि नहीं है। अगर वो कहता है कि है तो उसको लास्ट पे एग्जामिन करना है उस पॉइंट को। अब हमें देखना है कि कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है एब्डोमिनल की असेसमेंट में। सबसे पहले तो स्मॉल पिलो और रोल्ड ब्लैंकेट, जो हमने पिलो मैंने आपको पहले बताया कि हेड के नीचे और नी के नीचे पिलो रखने होते हैं, स्पाइन पोजीशन में कंफर्टेबल करना होता है क्लाइंट को, इस वजह से पिलो की ज़रूरत होती है। उसके बाद सेंटीमीटर रूलर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि क्लाइंट की अब्डोमेन में अगर कोई लेजन्स ट्राई वगैरह प्रेजेंट है तो उसको हम लोगों ने मेजर करना होता है कि वो उसकी कितनी लेंथ है, उसका स्प्रेडिंग पैटर्न क्या है, रेगुलर इरेगुलर, ये सब कुछ। दूसरी हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। स्टेथोस्कोप की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों ने उसके बावल साउंड सुनने होते हैं एट्सेट्रा, अब्डोमिनल साउंड को असेस करना होता है ड्यूरिंग अस्कल्टेशन, इस वजह से स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। और मार्किंग पेन की भी ज़रूरत होती है। देखिए अब हमारे पास जो पहली टेक्निक्स हैं, अब कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं अब्डोमिनल की असेसमेंट में। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन यूज़ होती है। इंस्पेक्शन यूज़ होने के बाद अस्कल्टेशन होती हैं या और बाकी परकशन और पाल्पेशन भी। हम ये सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन होती है जिसमें हम लोगों ने अब्डोमिनल को असेस करना होता है बाय द यूज़ ऑफ आइज़, आंखों को यूज़ करके हम लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है नॉर्मल एब्डोमिनल फाइंडिंग को। सबसे पहले हम लोग, अब किसी भी पर्सन को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले उसके स्किन कलर को असेस करते हैं। तो जब पेशेंट के एब्डोमिनल को असेस करें तो उसके स्किन कलर को सबसे पहले असेस करना है। जब हम लोग स्किन कलर को असेस करते हैं तो उसकी नॉर्मल एब्डोमिनल फाइंडिंग क्या होती है। नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि उसका जो एब्डोमिनल स्किन कलर होगा ना, वो बाकी बॉडी की तरह होगा, जैसे बाकी सारी बॉडी का कलर होगा बिल्कुल वैसा ही होगा। और ना तो वो येलो होगा ना पर्पल होगा, बिल्कुल पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि पर्पल डिस्कलरेशन होगी उसके एब्डोमन के ऊपर, ठीक है, जो कि ग्रे टर्नर साइन जिसे हम लोग कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में ग्रे टर्नर साइन, अब्डोमिनल के ऊपर ऐसे पर्पल मार्किंग होना जिसे हम लोग ग्रे टर्नर साइन कहते हैं, और ऐसे साइन होना इसे हम लोग कोलन साइन कहते हैं। देखें पर्पल डिस्कलरेशन पता कब होती है, ये इंडिकेट करता है कि अब्डोमिनल वॉल के अंदर की तरफ इनर साइड पे ब्लीडिंग हो सकती है, ये जिसकी वजह से पर्पल डिस्कलरेशन हो सकती है। ये ट्रोमा की वजह से होता है या किडनी ट्रोमा की वजह से हो सकता है ऐसा, या फिर पैनक्रियाज के ट्रोमा की वजह से, या ड्यूडेनम, या फिर पैनक्रेटाइटिस की वजह से। अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, किडनी का कोई किडनी ट्रोमा की वजह से या पैनक्रियाज के ट्रोमा की वजह से क्या होता है कि ऐसे ग्रे टर्नर साइन आता है इसके अब्डोमिनल के ऊपर, ठीक है। आगे दूसरा येलो और ब्लू भी हो सकता, येलो साइन हो सकता है जो कि जॉन्डिस की वजह से हो सकता है। पेल स्किन होती है जो कि स्काइटस की वजह से हो सकती है। रेडनेस हो सकती है जो कि इंडिकेट करती है इन्फ्लेमेशन को। ब्रूसिस एरियाज हो सकती है, लोकल डिस्कलरेशन हो सकती है जो कि एबनॉर्मल है। मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन में सबसे पहले आपने क्या देखना है, स्किन कलर को देखना है, और स्किन कलर कौन से नॉर्मल है कौन से एबनॉर्मल फाइंडिंग है, और एबनॉर्मल फाइंडिंग कौन सा कलर कौन सी डायग्नोस्ट को इंडिकेट कर रहा है, उसकी तरफ उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्पेक्शन में कलर देखने के बाद हमने क्या देखनी होती है। कलर असेस करने के बाद हम लोगों ने वेस्कुलर एब्डोमिनलिटी देखनी होती है एब्डोमन की। वेसल्स को चेक करना होता है जो कि हमें एब्डोमन पे दिखाई देती है वेसल्स। उन वेसल्स की जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे वेसल्स को चेक करना होता है कि एब्डोमन में कौन सी वेसल्स हैं जो हम लोगों को विजिबल है और कौन सी वेसल्स हैं जो विजिबल नहीं है, और उसकी नॉर्मल फाइंडिंग क्या होती है। सबसे पहले कलर को असेस करना है इंस्पेक्शन के दौरान। दूसरा कौन सा है, अब वेस्कुलरिटी को नोट करना है, ठीक है। अब वेस्कुलरिटी को जब हम लोग नोट करेंगे ना तो उसकी नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि स्कैटर्ड फाइन वेन्स का दिखाई देना, ये नॉर्मल चीज़ है। डायलेटेड सुपरफिशियल, अगर सुपरफिशियल कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं तो वो भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल फाइंडिंग तो वो है, एबनॉर्मल चीज़ तो वो है, ये देखें डाइलेटेड वेन्स दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होती है, नॉर्मल होते हैं। आगे हमारे पास ये है स्पाइडर एंजियोमा, आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। आगे हमारे पास है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंस्पेक्शन में स्किन कलर को नोट किया कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल। उसके बाद हम लोगों ने वेस्कुलरिटी को नोट किया। अब हम लोग थर्ड क्या करेंगे, इंस्पेक्शन में स्ट्राइक को देखेंगे। स्ट्राइक कहते हैं लेजन्स वगैरह कोई भी ऐसी टाइप। देखिए इसकी नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि अगर कोई ओल्ड स्ट्राइक प्रेजेंट है कि जो हील हो चुकी है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं उनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज बन जाते हैं ऐसे निशान,
देख सकते हैं आप, ऐसे स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद भी थोड़ी देर रहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी रहते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे स्ट्रेच मार्क्स ये क्या होते हैं, ये नॉर्मल फाइंडिंग में आते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल फाइंडिंग में आएंगे, आपने याद रखना है। लेकिन अगर डार्क ब्लूइश पिंक स्ट्राइप प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग में आते हैं, क्योंकि वो कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम को पॉइंट आउट करेंगे। और ये एवरी एबनॉर्मेलिटी के साथ उसके डायग्नोस लिखी हुई है, पता है क्यों? क्योंकि समटाइम्स सिनेरियो आता है इस तरह पेपर में कि वो आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग दे देते हैं और आपको खुद डायग्नोस करना पड़ता है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। इस वजह से बुक में भी और यहाँ पर भी हर एबनॉर्मल फाइंडिंग के साथ आपको डायग्नोस लिखा हुआ दिखाई देगा। स्ट्राई में आल्सो भी अस्काइटिस की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है इंस्पेक्ट फॉर स्कार्स। स्कार्स को इंस्पेक्ट करना होता है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले इंस्पेक्शन में कलर को देखा, उसके बाद वेस्कुलरिटी को देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्राइक को देखा। अब हम लोग देखेंगे स्कार्स को, फिर लेजन्स को और रैशेस को असेस करेंगे। अभी हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अभी दूसरी टेक्निक्स तो हमने पढ़ी नहीं। इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है वही मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। अब हम लोग स्कार्स को इंस्पेक्ट करेंगे। स्कार्स को जब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो क्लाइंट से पूछेंगे कि कहीं उसने ईचिंग वगैरह तो नहीं किया, फिर कोई उसको एलर्जी वगैरह तो नहीं। अगर कोई स्कार प्रेजेंट है तो शायद उसकी वजह से हो। ठीक है, और उसकी अगर स्कार प्रेजेंट है तो उसकी लोकेशन को, उसकी शेप को, उसकी कितनी लेंथ है, वो कितने सेंटीमीटर लेंथ है, उसके जो पैटर्न है वो रेगुलर है या इरेगुलर, स्प्रेड कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने नोट डाउन कर लेनी होती है। नॉर्मल फाइंडिंग है कि पेल, स्मूथ और मिनिमली राइज्ड ओल्ड स्कार प्रेजेंट हो। अगर कोई पुराने स्कार जो हील्ड हो चुके हैं तो वो नॉर्मल फाइंडिंग में आती है। लेकिन अगर कोई ऐसे स्कार जो हील नहीं हो रहे, जो इन्फ्लेम्ड है, रेड है, बिल्कुल अभी न्यू दिख रहे हैं, नए बने हैं, तो वो स्कार एबनॉर्मल फाइंडिंग। इसके बाद हम लोगों ने लेजेंड्स और रैशेस को असेस करना होता है। नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि इससे बाद हम लोगों ने लेजेंड्स को, रैशेस को असेस करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर लेजेंड प्रेजेंस है ना, तो हमने पता है जिस तरह हम लोगों ने स्कार्स की लोकेशन को, साइज़ को, लेंथ को डॉक्यूमेंट किया था ना, इस तरह हम लेजेंड की भी साइज़ को, लोकेशन को, टाइप को करते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेजेंड की टाइप्स और उनकी सारी डेफिनेशंस आपको समझाई थी। देखिए, नॉर्मल फाइंडिंग होते हैं कि एब्डोमेन जो होता है कोई भी लेजेंड प्रेजेंट हो ही ना ही किसी किस्म का रैशेस प्रेजेंट हो, यही नॉर्मल प्रेजेंट फाइंडिंग होती है। एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है कि वहाँ पर एब्डोमेन में चेंजेस इन मोल्स लेजेंड प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, जिनके अलग अलग टाइप्स हो सकती है, जो रेडिश पर्पल लेजेंड प्रेजेंट है, तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग में आएंगे। सबसे अब देख पर आपने याद रखना है कि हम लोगों ने इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट की। सबसे पहले हमने स्किन कलर इंस्पेक्ट किया, उसकी नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग पढ़ी। दूसरा हम लोगों ने वेस्कुलरिटी को नोट किया, उसकी नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग पढ़ी। तीसरा हम लोगों ने स्ट्राइक को देखा, उसकी नॉर्मल फाइंडिंग एबनॉर्मल फाइंडिंग पढ़ी। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन स्कार्स को इंस्पेक्ट किया, उसकी नॉर्मल एबनॉर्मल फाइंडिंग पढ़ी। फिर लेजेंड्स को और रैशेस को देखा। अगर पेपर में इतना लिखने का टाइम नहीं होता, इस वजह से आप इनकी हेडिंग्स को भी मेंशन करके नीचे थोड़ी सी नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग जो कि इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होती है वो लिखते हैं, तो आपको नंबर मिल जाते हैं पूरे। आगे हमारे पास है अम्बिलिकस को हम लोगों ने क्या करना है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने इसको असेस करना है अम्बिलिकस को। ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान इसमें हमने क्या करना होता है, अम्बिलिकस के कलर को नोट करना होता है, उसके एरिया को नोट करना होता है, लोकेशन को और उसके साइज़ को, जैसे कि पैटर्न वगैरह, उसका कॉन्टर को कहते हैं, नोट करना होता है। उसकी नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि अम्बिलिकल स्किन टोन जो होती है ना, वो सिमिलर होगी सराउंडिंग एब्डोमिनल स्किन टोन के साथ। इवन पिंक होती है अम्बिलिकस क्या होगी, पिंक होगी तो नॉर्मल है। और मिड लाइन देखें, नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि अम्बिलिकस मिड लाइन में होनी चाहिए, पिंक होनी चाहिए, मतलब कि पिंक के बॉडी जितना जैसे बाकी पूरी बॉडी का कलर है ना, उसका भी वही कलर होना चाहिए। ठीक है, उसका कलर बॉडी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कलर के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, और उसका आगे हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग ये है कि वो ब्लूइश कलर की है, अम्बिलिकस क्या है, पर्पल कलर की है, डिस्कलरेशन की है, और ये किस कोलन साइंस की वजह से हो सकता है। इंडिकेट करता है कि इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है। अगर किसी की अम्बिलिकस ब्लूइश है, पर्पल है, तो वो इंडिकेट करता है कि उसको इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है। डेविएटेड अम्बिलिकस होती है ना, अगर डेविएटेड अम्बिलिकस है इस तरह देखें, डेविएटेड अम्बिलिकस है तो ये इंडिकेट करेगी कि
अब्डोमिनल क्या है, अंदर पेट में पानी जमा हो गया है, कोई मासिस वगैरह अंदर डेवलप हो गया, जिसमें फॉर एग्जांपल हर्निया हो गया है, इनलार्ज्ड ऑर्गन है, इन्वर्टेड इम्ब्लिकस इज सीन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है वहाँ पे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये देखें, जो कोलन साइंस में इम्ब्लिकस इस तरह की होती है, जो कि कोलन साइन है, और जब इन्वर्टेड इम्ब्लिकस होती है तो वो इस तरह से होती है। देखें, इन्वर्टेड इम्ब्लिकस होती है ना, वो इंडिकेट करती है इंक्रीज्ड प्रेशर इन द एब्डोमन। यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब्डोमिनल की जो फर्दर असेसमेंट हमारी रह गई है वो पढ़ेंगे, और वन बाय वन जो हमारे हमने क्वाड्रेंट्स में ऑर्गन्स पढ़े हैं, स्प्लीन वगैरह, लीवर वगैरह, उनकी असेसमेंट को भी डिस्कस करेंगे।